आई एम वेरी श्योर ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है मॉक्स लगाने से पहले। व्हाट आर दी डूज एंड व्हाट आर दी डोंट्स। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कंफर्टेबल है इस तरह से, तो आप बेटा इसको सेट कर लीजिए। कौन सा ऐसा सेक्शन या कौन से ऐसे सेक्शन का क्वेश्चन था जिसकी वजह से आपके मार्क्स नेगेटिव में चले गए, ये सारी चीज़ें बेटा अगर आपने ध्यान में रखी तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन द फाइनल एग्जाम। Hello everybody, welcome back to PW CLAT. I am your law mentor Isra and I heartily welcome all of you to this amazing platform. आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने इस एंड टाइम में CLAT 2026 से पहले जो भी समय बचा है वो पूरी तरह से मॉक्स में प्रैक्टिस में लगा रहे हैं। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है मॉक्स लगाने से पहले। व्हाट आर दी डूज एंड व्हाट आर दी डोंट्स बिफोर अटेम्प्टिंग द मॉक, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। एंड आई एम वेरी श्योर ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, मॉक्स तो लगाते रहते हैं लेकिन जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है मॉक्स अटेम्प्ट करने की और मॉक्स अटेम्प्ट करने के बाद क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे लैक करते हैं। सो क्विकली वी विल गेट इनटू द वीडियो एंड यू विल गेट many important tips regarding how to attempt mocks and what you should not do when you attempt the mocks. चलिए क्विकली वी विल गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अटेम्प्ट पैटर्न की। कई बार बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होता है कि मैम हम किस तरह से अटेम्प्ट करें। मतलब बेसिकली उनका ये क्वेश्चन होता है कि मैम हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या होने वाला है। ठीक है, अब सीक्वेंस के लिए कोई सेट पैटर्न नहीं है क्योंकि ये डिफर करता है हर बच्चे के अकॉर्डिंग। कोई बच्चा होगा जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, कोई बच्चे होते हैं जो जीके में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लीगल में, कुछ लॉजिकल में कंफर्टेबल होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा क्लैट में, जब आप जाओगे एग्जाम में, जब आप बैठोगे तो वो सेट्स होते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। तो जैसे ए वाला बच्चा जो है, जो इसको सेट ए मिला है, माइट भी उसमें सबसे पहले उसके क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले जीके हो, जो बी वाला है उसके पहले सेक्शन जो है वो लॉजिकल का हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये डिपेंड करेगा, जब आप मॉक्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको एक सेट ऑफ सीक्वेंस जो है वो आपको फिक्स कर लेना है। कहने का मतलब ये है कि अभी से ही अभी आपके पास 2 वीक्स 3 वीक्स इन हैंड है, अभी से ही यू हैव टू मेक श्योर दैट अगर आप अपने मॉक्स में ये फाइनलाइज करते हो कि सबसे पहले आपको इंग्लिश करना है, फिर उसके बाद आपको क्वांट करना है, फिर आपको लॉजिकल करना है, फिर आपको लीगल करना है एंड देन आप करंट अफेयर्स पे जाओगे, तो ये जो सेट पैटर्न है ये मैं आपको बता नहीं रही हूँ। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कंफर्टेबल है इस तरह से, तो आप बेटा इसको सेट कर लीजिए। ठीक है, बार बार अगर आप इसको चेंज करोगे, बार बार आप ये सोचोगे नहीं ये काम नहीं कर रहा है, लाओ चेंज कर ले, ये काम नहीं कर रहा है, सबसे पहले लीगल कर ले, नहीं, दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच, दिस इज नॉट अ ग्रेट अप्रोच। सो यू हैव टू फाइनलाइज कौन सा सेक्शन आपको स्टार्ट करना है और आपको बार बार इसको चेंज नहीं करना है। अब जैसे मान के चलिए आप मॉक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3-4 मॉक्स अगर आपने लगा ली, उसके बाद आपको दिख रहा है कि यार दिस पैटर्न इज नॉट वर्किंग, तो बस आपके पास एक आध चांस है कि उसको आप चेंज कर लीजिए, इसको फाइनलाइज कर लीजिए, सेट कर लीजिए और सेम पैटर्न में ही आप एग्जाम में अटेम्प्ट करिएगा। इससे आपका टाइम बचेगा, आपकी प्रैक्टिस, पूरी हैबिट जो आपकी डेवलप हुई हुई है वो इसी पैटर्न पे होगी एंड दिस मैटर्स अ लॉट इन द एग्जाम। क्योंकि बच्चे जो बोलते हैं ना कि मैम क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया, पूरा पेपर नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं ये भी रीज़न होता है। दूसरी चीज़, अगर आप ऑफलाइन मतलब यू आर गोइंग टू गिव द मॉक ऑफलाइन फॉर्म में या अगर आप ऑनलाइन फॉर्म में मॉक दे रहे हो, दोनों ही तरीके से एक आपको मॉक से पहले एक जो एटमॉस्फेयर नहीं होता है, जो आपको बिल्डअप करना पड़ता है, मतलब आपको पूरा रेडी होना है फॉर मॉक। जैसे ऑनलाइन एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो, मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि डिवाइस चार्ज होना चाहिए, आपका इंटरनेट स्टेबल जो कनेक्शन है वो स्टेबल होना चाहिए, आपके पास एक रफ शीट होनी चाहिए, पेन आपका रेडी होना चाहिए कि मान के चलिए आपको क्वांट का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है,
क्विकली आपने कर लिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये कहना चाहूँगी बच्चों, अगर आप अपने नोटिफिकेशंस ऑन कर रहे हो, अगर आप टेस्ट दे रहे हो और साथ ही साथ मल्टीटास्किंग कर रहे हो, दैट इज़ वेरी वेरी बैड। इस स्टेज पे आके जहाँ पे आपने पूरे साल इतनी मेहनत करी है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इन सारी चीज़ों पे। पूरा फोकस आपका मॉक में होना चाहिए, प्रॉपरली आप मॉक देंगे। आगे आइए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से, ये चीज मतलब मैं ये कहना चाहूंगी, व्हाट आई फील इज कि आप लोग जब इतना सारा प्रैक्टिस कर रहे हो इतने लंबे टाइम से, अब जब प्रैक्टिस करते चले आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये डेवलप, मतलब ये चीज डेवलप हो गई होगी। अब जिन बच्चों के अंदर ये चीज अभी तक नहीं आई है उनको मैं बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, आपने एक बार पैसेज देखा, अच्छा ये टॉट से रिलेटेड है, एक बार आप क्विकली आप जाके सेट ऑफ क्वेश्चंस भी देख लो, उस पैसेज से रिलेटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देख लोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा कि यार जब मैं पैसेज पढ़ रहा हूँ ना तो मुझे इन चीजों पे ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। आप समझ रहे हो ना, अंडरलाइन कर लेना, एक बार नजर दौड़ाने को कह रहे हैं। मतलब इसमें आप ये नहीं कि आप 5-6 मिनट दे दो इस काम में, नहीं, विद इन 1 मिनट, विद इन 40-50 सेकेंड्स आप इस चीज को कंप्लीट करो। पैसेज देखा, अच्छा ये टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह से पूछे गए, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आपको पैसेज से निकालना है ये आपको इससे पता चल जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। पैसेज देखो, पैसेज देखते ही क्वेश्चंस में चले जाओ, जैसे ही क्वेश्चंस आपने एनालाइज कर लिया, अच्छा इन चीजों पे मुझे फोकस करना है। दिया तो टॉट का पैसेज है, बट क्योंकि नेग्लिजेंस के क्वेश्चंस हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस की भी बात करी गई है, तो नेग्लिजेंस पे हमें फोकस करना है, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया पे फोकस करना है, एक्सेप्शंस पे फोकस करना है। यू गेटिंग माय पॉइंट? काम इजी हो जाएगा। इसी तरह से आप चुराओगे 30-40 सेकेंड्स हर एक क्वेश्चन से, 30-40 सेकेंड्स आप चुराओगे, एंड में जाके आपका पेपर कंप्लीट होगा और ऐसे ही आपकी रैंक बनेगी। कंपटीशन बहुत तगड़ा है बच्चों, बहुत, हर एक रैंक के लिए समझ लो बेटा लाइनें लगी हुई हैं। आपको डरा नहीं रही हूं मैं, बट आप ये समझ लो ये कुछ ऐसी चीजें, दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड विल हेल्प यू गेन अ गुड रैंक, और आपके साथ आपके क्लास में आपके कंपिटिटर्स जो होंगे ना उनको पिछाड़ने में ये सब हेल्प करेगा। मैं सच बता रही हूँ, ये ऐसी चीजें जो जब आप मॉक्स लगा रहे होंगे ना तो आपको ध्यान में नहीं आएंगी, बट ये बहुत जरूरी है। अब हर एक सेक्शन के लिए आपका एक टाइम बजट होना चाहिए, एक टाइम फिक्स्ड होना चाहिए। बजट मैंने इसीलिए यूज किया है कि इससे ज्यादा टाइम हम इस सेक्शन पे नहीं लगाएंगे। मतलब नहीं लगाएंगे, ये आप उस टाइम पे क्वेश्चन छोड़ देंगे, आगे नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ जाएंगे। क्लियर कट बात है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने मान के चलिए पैसेज पढ़ा, अब आपका दिमाग भन बना गया पैसेज पढ़ के। क्यों? क्योंकि बिल्कुल भी नहीं आ रहा मैम, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। जैसे बच्चे लास्ट ईयर जीके को बोल रहे थे, करंट अफेयर्स को बोल रहे थे, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो अब क्या आप टाइम वेस्ट करोगे? सच सच बताना। अगर आपको लगता है कि ये पैसेज बहुत कंफ्यूजिंग है, अगर आपको लगता है कि मैं इसका कुछ भी नहीं जान रहा, पैसेज का पी भी नहीं जान रहा हूं मैं, क्या है क्या ये पूछ लिया एग्जामिनर ने, जैसे लॉजिकल में एनालिटिकल के क्वेश्चंस आ गए, बच्चों ने समय दिया उस पर, आज तक की वो क्वेश्चनेबल चीजें हो गई है कि किसने अटेम्प्ट किया था तो नंबर मिलेंगे, नहीं अटेम्प्ट किया था तो नहीं मिलेंगे, जिसने छोड़ दिया था क्या है, कोई डिसाइड भी नहीं कर सकता ऐसे में कि अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जा रहे हैं तो क्या फैसला, क्या, और उसके आंसर्स भी गलत थे लास्ट ईयर तो खैर। तो अगर आपको पैसेज कंफ्यूजिंग लग रहा है, आप उसको उसी समय स्किप कर दो, मतलब 10-20 सेकेंड्स में डिसाइड कर लो कि क्या हमारा इससे रिलेटेड फैसला होने वाला है, क्या मैं इस पे समय दूंगा, क्या मैं अपने आप से सवाल पूछा करूं, क्या मुझे इस पे मतलब टाइम बर्बाद करना मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाकई मुझे इतना टाइम बर्बाद करना चाहिए इस पैसेज पे। ये आपको बेटा हर एक क्वेश्चन, हर एक पैसेज लगाने से पहले ध्यान रखना है, क्योंकि बेटा 120 क्वेश्चंस, आप बताओ मुझ में, मतलब दिल पे हाथ रख के बताओ, 120 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स, इसमें पैसेज को रीड करना है, पैसेज को समझना है, यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड द पैसेज, साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मतलब कैसे होगा,
इस तरह से नहीं होगा अगर आप एक पैसेज पे अपने ईगो पे लेके आप उसको रीड करोगे, नहीं मुझे लॉजिकल का ये पैसेज मुझसे कैसे नहीं सॉल्व हो रहा है, इसमें तो मार्क्स मुझे मॉक में सारे फुल मार्क्स मिलते थे, इससे पहले वाले मॉक में मेरा लॉजिकल बेस्ट हुआ था। हर एक पेपर का पैटर्न अलग तरीके से, डिफिकल्टी पैटर्न तो नहीं कहूंगी, डिफिकल्टी लेवल जो है वो अलग तरीके से फिक्स होता है। मान के चलिए आप एक्स प्लेटफॉर्म का मॉक लगा रहे हो, मान के चलिए आप वाई प्लेटफॉर्म का मॉक लगा रहे हो, तो अगर आप उस प्लेटफॉर्म का मॉक लगा रहे हो, क्या गारंटी है कि इस वाई प्लेटफॉर्म ने जो क्वेश्चन सेट करा होगा, जो क्वेश्चन पेपर सेट करा होगा, सेम डिफिकल्टी लेवल है। अब डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ाते घटाते हैं, एक आध सेक्शन इजी करेंगे, दूसरा बहुत हार्ड कर देंगे। तो एक मॉक में हो सकता है तुम्हें लग रहा हो लॉजिकल बहुत इजी आया, लेकिन उसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के नेक्स्ट मॉक में लॉजिकल बहुत हार्ड भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे आइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये कहना चाहूंगी बेटा, ये आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अटेम्प्टिंग द मॉक एंड एनालाइजिंग द मॉक। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा है जो वीक मतलब एक हफ्ते में 6 मॉक्स लगा रहा है या 7 मॉक लगा रहा है, डेली मॉक लगा रहा है, बट एनालाइज नहीं कर रहा है, इस बच्चे के एग्जाम को अच्छी रैंक से क्रैक करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लो चांस है। लेकिन अगर कोई बच्चा है जो वीकली सिर्फ 3 से 4 मॉक्स लगा रहा है, प्रॉपरली एनालाइज कर रहा है, इसके चांसेस एग्जाम में अच्छी रैंक लाने के बहुत हाई हो जाते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन। मतलब इसको कॉमन सेंस भी लगाओगे तो भी तुम्हें समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम्हारी गलतियां क्या हैं, तो तुम नेक्स्ट मॉक में किस चीज के ऊपर काम करोगे, आप बताओ? नहीं पता ना आपको। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लग गया, सबसे ज्यादा टाइम कहाँ वेस्ट करा आपने, आपकी एक्यूरेसी कहाँ कोलैप्स हो गई, यानी कि आपके मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में क्यों गए, कौन सा ऐसा सेक्शन या कौन से ऐसे सेक्शन का क्वेश्चन था जिसकी वजह से आपके मार्क्स नेगेटिव में चले गए, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे, किस सेक्शन के ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें सबसे ज्यादा टाइम लग गया उनको सॉल्व करने में। क्या वो क्वांट था, क्या वो लॉजिकल था? इसको आप अपने एक A4 साइज का एक पेपर लो, उस पर लिख लो और उसी मॉक के साथ स्टेपल कर लीजिए। या अगर आपने ऑनलाइन दिया है एग्जाम तो आप एक A4 साइज की शीट में डेट लिख लो, प्लेटफॉर्म लिख लो, XYZ प्लेटफॉर्म, और साथ ही आप ये लिख दो कि आपने नंबर ऑफ मॉक, कौन सा नंबर ऑफ मॉक था आपका ये, और उसमें पूरा आप एनालाइज कर लो। ये काम मुश्किल से 15 मिनट का है, 15 मिनट का है, लेकिन रिजल्ट हाई देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेटा अगर आपने ध्यान में रखी तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन द फाइनल एग्जाम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे पूछते हैं कि मैम जैसे मॉक हमने लगा लिया, क्या पूरे 120 क्वेश्चन हम एनालाइज करें? नहीं बेटा, ज़रूरत नहीं है। आपको बस कुछ चीज़ों को दिमाग में रखना है। जब आप अपने मॉक को, जब आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, गो थ्रू कर रहे हो, वापस अटेम्प्ट करने के बाद गलतियां देख रहे हो, तो बस खाली ये देखो कि कौन सा सेक्शन है, सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लगा, मेरा पेपर कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया, क्या मेरी रीडिंग में दिक्कत आ रही है, क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पैसेज को, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए बेटा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मॉक लगाने में या इन जनरल पूरी तैयारी में, सबसे ज़्यादा इश्यूज जहाँ पे आ रहे हैं बेटा, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बेस कर देंगे, हम आपको हेल्प करेंगे टिल दी एंड, आपकी हेल्प करेंगे बेटा, जहाँ तक कि आप अच्छी रैंक ला पाओ वहाँ तक कि हम आपकी मदद करेंगे। और इसी के साथ बेटा हम आज का वीडियो एंड करेंगे। बट अभी करंट आपका मॉक का स्कोर क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि कहाँ पे आप फंस रहे हो और क्या ऐसी चीज़ है जो आपको इस जर्नी में सबसे ज़्यादा ट्रबल कर रही है। सो इसी के साथ बेटा आई एम एंडिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।